का हमारा CME PCOD पॉलीसिस्टिक और आज के हमारे लेक्चरर हैं डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा। तो मैं सभी डॉक्टर से निवेदन करूंगा कि वो अपना जो माइक है वो म्यूट पे रखेंगे, केवल हमारे स्पीकर का माइक ही अनम्यूट रहेगा ताकि हम बीच में डिस्टरबेंस ना हो किसी प्रकार की। तो आज के हमारे लेक्चरर हैं डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा, BA फ्रॉम DAV आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर, टेक्निकल पर्सन है AND फार्मा में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा से कि वो काइंडली स्टार्ट करें हमारा आज का लेक्चर PCOD पे। डॉक्टर साहब प्लीज। जी श्योर। तो नमस्कार ऑल द डॉक्टर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा फ्रॉम AND फार्मा। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज PCOD मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये क्या है? ये फीमेल्स की प्रॉब्लम है। सॉरी, आज का जो टॉपिक है दैट इज PCOD मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सबसे पहले ये क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक फीमेल का डिसऑर्डर है। इसमें जो फीमेल्स के हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनमें जो है मेल हार्मोन एंड्रोजन्स वो ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल हार्मोन्स। तो उन हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से जो फीमेल्स की ओवरी है उनको नॉर्मली जो है 1 मंथ में 1 एग रिलीज करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। वो नहीं हो पाता है। उस ओवुलेशन प्रोसेस ना होने की वजह से आगे चलकर ये इनफर्टिलिटी को लीड करता है। तो देखते हैं डिटेल में क्या होता है PCOD। क्योंकि PCOD एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हर 5 में से 1 लेडी को ये समस्या आजकल हो रही है। जितने भी आजकल यंग गर्ल्स पेशेंट्स आ रहे हैं पीरियड की प्रॉब्लम को लेकर, उन सबका डायग्नोस PCOD ही है। क्योंकि ये गलत खान पीन की वजह से ज्यादा हो रही है। इसलिए जो कॉमन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है 14 टू लेकर 44, इस पीरियड में ये समस्या फीमेल्स को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हर एज में इसके हर अलग अलग तरह के पैटर्न है जो कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं। मींस अगर पेशेंट यंग एज में है 14-15 है, या जो गर्ल्स हैं अनमैरिड हैं, उनके पीरियड स्किप हो जाना, अनवांटेड बॉडी हेयर्स, ये लेकर वो पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा। अगर पेशेंट मैरिड है तो उनको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। या अगर पेशेंट के बेबी हो चुका है, इफ द मदर इज प्रेग्नेंट आफ्टर 30 और 35, अगर उनका खान पीन सही नहीं है, तब अगर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डेवलप हो रहा है, तो पेशेंट हमारे पास जो प्रॉब्लम लेकर आएगा दैट इज ओबेसिटी, इरेगुलर पीरियड अबव 2 मंथ्स भी हो सकता है। क्योंकि ये कंडीशन क्रोनिकली पेशेंट बहुत ज्यादा इसको डिले कर देता है डॉक्टर के पास आते आते, कि क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फीमेल का जो एक हार्मोन का रिदम है, वो हार्मोन के थ्रू फीमेल का साइकिल चलता है, दैट इज नॉर्मल 28 डेज। अगर उस हार्मोन के रिदम को वो डिस्टर्ब हो गया, इसमें जो है 35 डे साइकिल है, 40 डे साइकिल है, तो पेशेंट थोड़ा इग्नोरेंट हो जाता है। पेशेंट डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा तभी आता है जब उसको कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही हो। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में इसको डेवलप होने अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास आ जाए तो जल्दी डायग्नोज होकर हम इसको जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट बहुत लेट आते हैं, उसकी वजह से उतना टाइम उसको ट्रीट करने में लग जाता है। तो इसलिए पेशेंट को पहले माइंड सेटअप करना जरूरी है कि ये आपकी प्रॉब्लम इतनी वजह से, आपके जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आ रही है, जो कि एक दिन में नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों से आप इसी तरह से रह रहे हैं, इसी तरह का आपका खान पीन जो है वो डिस्टर्ब है। तो उस वजह से अगर हम उसको पेशेंट का माइंड सेटअप करेंगे कि 3 से 6 मंथ लगेंगे, अगर वो हमारी आयुर्वेदिक या इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन को कंज्यूम करेगा तब भी, प्लस हमें उसका जो है डाइट, एक्सरसाइज, इस तरह का कुछ लाइफ मॉडिफिकेशन कराएंगे, तब पेशेंट परमानेंट ठीक हो सकता है। अदरवाइज पेशेंट पहले मॉडर्न जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं एडवांस स्टेजेस में, तो स्टार्टिंग में उसका पॉलीसिस्टिक डायग्नोस तो हो जाएगा, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है वो गलत होने की वजह से जो उसका रिजल्ट है उसको नहीं मिलेगा,
और ये पेशेंट और ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन में चला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीसीओडी में होता क्या है। पेशेंट को अगर सिस्ट बन रही है तो वो क्यों बन रही है, इसके पीछे की क्या पैथोजेनेसिस है, जो बीइंग ए डॉक्टर्स आप सबको भी पता होनी चाहिए। तो पीसीओडी जैसा कि नाम से रिलेटेड है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बहुत ज्यादा सिस्ट फीमेल की ओवरीज में बन जाना। क्यों बनते हैं? क्योंकि फीमेल का जो नॉर्मल 28 डेज साइकिल है, वो हर मंथ एक एग रिलीज होना और नेक्स्ट मंथ वो मेंसेस साइकिल उसका 4 डेज या 5 डेज उसका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीड होना, ये उसका नॉर्मल पैटर्न है। ये पैटर्न डिस्टर्ब कब होता है? जब ओवरी के अपने हार्मोन है, जो फीमेल हार्मोन है वो रिलीज ना होने की बजाय मेल हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाना। तो जो ओवरीज है वो पिट्यूटरी हार्मोन के इफेक्ट में काम करता है। पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एफएसएच और एलएच। जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ओवरी को हर मंथ से वीमन हैज 28 डे साइकिल, एक वीमन का 28 दिन का साइकिल है। उसके फर्स्ट 4 दिन ब्लीडिंग में चले गए, 5th डे उसकी ओवरी उसके पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। वो एफएसएच हार्मोन ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा कि उसके अंदर जो फॉलिकल्स पड़े हैं, जो पूरी लाइफ टाइम के फॉलिकल्स दोनों ओवरीज में पड़े हैं, उनको मेच्योर होने के लिए वो ट्रिगर करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस ट्रिगरेंस की वजह से ओवरीज में जितने भी फॉलिकल्स है वो सारे मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। उनके मेच्योर होते होते जब 14th डे आता है तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो एक और हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसको कहते हैं एलएच। उस एलएच का जब सर्ज हो जाता है, सर्ज मीन्स जब वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है इतनी क्वांटिटी में कि उन सारे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल्स फुली मेच्योर हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट एलएच सर्ज। जब एलएच का इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि एक एग मेच्योर हो गया, तो वो उस ओवरी से रिलीज होना शुरू हो जाता है। उस ओवरी से वो एग रिलीज होकर यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। यूट्राइन कैविटी में अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है विद द मेल स्पर्म, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। लेकिन अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो नेक्स्ट 14 डेज बाद जो साइकिल आएगा उसमें वो श्रेड हो जाएगा, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल ब्लीड में वो एग रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से एक नॉर्मल रिदम है, जो नॉर्मल पैटर्न है वो चलता है। जो ओवरी के अपने हार्मोन्स है दैट इज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन रिलीज होते हैं। थर्ड हार्मोन है एंड्रोजन, दैट इज मेल हार्मोन। ओवरी थोड़ी मात्रा में मेल हार्मोन भी बनाता है, एंड्रोजन, जो कि फीमेल्स की जब प्यूबर्टी होती है से 13 ईयर्स एज 14 ईयर एज, जो उसके सेकेंडरी प्यूबर्टी के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो उस एंड्रोजन की वजह से स्टार्ट होते हैं। लेकिन वो एंड्रोजन एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो कम मात्रा में होता है। तो इस तरह का रिदम चलता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है, एंड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि फीमेल के अपने हार्मोन कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल लो हो जाता है। अगर हम उसका हार्मोन ऐसे करवाएंगे तो उसमें एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। तो वो उस एंड्रोजन के इफेक्ट के कारण जो फीमेल के नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो स्किप होने शुरू हो जाते हैं। से अगर एक साल में 12 पीरियड आने चाहिए तो वो कम होकर 8 या 9 पीरियड रह जाते हैं। उसके अलावा जो ब्लीड है वो भी कम होता है, उसके जो नंबर ऑफ डेज है वो कम हो जाते हैं। इन केस अगर उसका 40 डेज का साइकिल हो गया है, पेशेंट थोड़ा इग्नोरेंट है, 2-3 मंथ ऐसे ही चला, तो 4th मंथ जो उसको ब्लीडिंग होगी फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो पेशेंट हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आएगा कि इरेगुलर पीरियड, स्किप्ड पीरियड, 40 डे साइकिल, 45 डे साइकिल, या जब पीरियड हो रहा है तब बहुत ज्यादा पेन होना, डिसमेनोरिया होना, इस तरह की पीरियड प्रॉब्लम फर्स्ट इसका मेन साइन है। सेकंड जो पेशेंट कंप्लेंट करेगा दैट इज अनवांटेड बॉडी हेयर्स। जो यंग गर्ल्स हमारे पास दे आर अनअवेयर कि उनको पॉलीसिस्ट है या कुछ इस तरह की ओवरीज की प्रॉब्लम है, पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेकर आएगा कि उसके हेयर्स पर थोड़े बाल फेस पर थोड़े बाल हो रहे हैं, या जो स्काल्प के बाल हैं वो कम हो रहे हैं, वो सारे उस एंड्रोजन की वजह से हो रहे हैं। तो जो उसके एक्ने अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। नॉर्मल एक्ने होना प्यूबर्टी एज में 13-14 एज में थोड़े बहुत एक्ने हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में चेस्ट में या बैक में बहुत ज्यादा मात्रा में जब एक्ने प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं तो हम इसको मान सकते हैं कि इसका पीछे का कारण पॉलीसिस्टिक हो सकता है। इसके अलावा
ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब है। लाइफस्टाइल के डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट को है, पहले क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क होता था, उस फिजिकल वर्क होने की वजह से जितना खान पीन था वो सारा जाम है तो नहीं। सॉरी, तो हम बात कर रहे थे, जो उसका नॉर्मल जो साइकिल है, वो पैटर्न है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले जो उसका 28 डे साइकिल था वो 35 डेज का हो जाता है। तो जो इसके जो 4 मेन सिम्टम्स है, स्किप्ड पीरियड, एक्ने, अनवांटेड बॉडी हेयर्स एंड ओबेसिटी, ये 4 कंप्लेंट्स लेकर पेशेंट हमारे पास आता है। हमें अकॉर्डिंगली इसका एक ही ट्रीटमेंट करना है, दैट इज इसके पीछे का कारण जानकर अल्ट्रासाउंड में हमें विजिबल हो जाएगा कि ये सिस्ट बने हुए हैं। तो हम इसका जो पैटर्न देख रहे थे कि अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज हार्मोन्स, जो फीमेल की ओवरीज है वो जो बना रही हैं, जो एग है वो नॉर्मली मेच्योर होना चाहिए, तो वो मेच्योर नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, जब FSH और LH के कारण जो ओवुलेशन होना चाहिए था, इसमें वो ओवुलेशन भी नहीं हो पाता है। हर मंथ फीमेल की एक ओवरी से एक एग रिलीज होना है, नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अगर वो एक एग रिलीज ना हो, उसको बोलते हैं एनओवुलेशन। ओवुलेशन नहीं हो रही है, जो सारे एग्स हैं वो इमेच्योर पड़े हैं। वो सारे एग्स एक मोतियों की माला की तरह एक सर्कल में फ्लूइड फिल्ड सैक की तरह छोटे छोटे फॉलिकल्स अल्ट्रासाउंड में मिलते हैं। उनको अगर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर देखेगा तो छोटे छोटे फॉलिकल्स एक माला के रूप में होंगे, तो उसको डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये पॉलीसिस्ट है। अल्ट्रासोनोग्राफी उसका डायग्नोस हो जाता है, क्योंकि वो सारे इमेच्योर है, कोई भी एक मेच्योर नहीं हो रहा है। तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है वो भी फॉलिकल से हार्मोन रिलीज होता है, ओवेरियन फॉलिकल से। तो इस तरह उसके जो हमें जो उसका हार्मोन का रिदम है वो डिस्टर्ब देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट हमें बड़ा ध्यान से सोचकर करना पड़ता है कि इज इट पॉलीसिस्ट और समथिंग एल्स। तो ये था पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, जिसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसके अलावा इसका एक और नाम है, दैट इज PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स जितने भी सिम्टम है, अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में हमारे पास आया है तो 1 या 2 कंप्लेंट्स होंगी उसकी। लेकिन अगर उसकी स्टेजेस सारी क्रॉस हो चुकी हैं, पेशेंट ने बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई हैं, तो वो एक सिंड्रोम के रूप में उभर कर आता है। पेशेंट को हर तरफ से कंप्लेंट होती है, उसकी ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग सम एक्सरसाइज, डाइटिंग, मतलब सब कुछ करने के बाद भी उसकी ओबेसिटी कम नहीं होती है। जब सारे सिम्टम्स अपने पूरे रूप में होते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट उससे परेशान हो जाता है, तो उसको हम एक डायग्नोस का नाम दे देते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वो एक सिंड्रोम बन चुका है। तो ये दोनों इसके थे। नेक्स्ट है जो हम इसकी बात कर रहे थे, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पेशेंट है, अगर अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनमें तो सिर्फ इरेगुलर पीरियड और एक्ने की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन बाद में लेटर स्टेज में जाकर जब पेशेंट है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। वो कैसे? क्योंकि वो जो एक एग है वो मेच्योर होना चाहिए, जो कि ओवुलेशन के बाद यूट्राइन कैविटी में आता है, उसके जो सर्कल्स हैं वो तो चलते हैं, मे बी उसका 35 डे सर्कल होगा, 40 डे सर्कल होगा, लेकिन सारे एग्स वहां पड़े रहते हैं ओवरीज में इमेच्योर होकर। तो वो इमेच्योर एग्स जब मेच्योर नहीं होंगे तो ओवुलेशन नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं एनओवुलेटरी साइकिल, मींस ओवुलेशन का जो सर्ज है वो हार्मोन्स का वो नहीं हो रहा है। तो इस कारण पेशेंट इनफर्टाइल इस तरह की समस्या लेकर भी डॉक्टर के पास आते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, इसके 1-2 मेन उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो ये दोनों ट्रीटमेंट ही पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये दोनों ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मेन्स है क्योंकि इसमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जो उसका हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब हुआ, जो पैनक्रियास है वो नॉर्मल हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाता है। तो इंसुलिन का काम है जितना भी ग्लूकोज हम खा रहे हैं, ग्लूकोज जो कन्वर्ट होकर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बना रही हैं, उस ग्लूकोज को कंज्यूम करना। लेकिन इस PCOD में क्या होता है, इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन वो जो वहां के रिसेप्टर्स हैं वो उस इंसुलिन को कंज्यूम नहीं कर पा रहे।
तो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन है वो जाकर ओवरीज को और ज्यादा ट्रिगर करता है कि वो मेल हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस करे। उस मेल हार्मोन एंड्रोजन के प्रोड्यूस होने की वजह से उसके और ज्यादा सेकेंडरी सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ओबेसिटी भी पेशेंट को देखने को मिलती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इंसुलिन है वो उसका जितना भी ग्लूकोज था उसको फैट सेल में कन्वर्ट कर देता है। उस फैट सेल में कन्वर्ट करने की वजह से पेशेंट की फुल बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कई बार आप पेशेंट देखोगे बहुत ज्यादा पफी फेस, हैवी बॉडी, अडीमा, फीट अडीमा, बाजू में उसके कहीं भी आप हाथ लगा के देखोगे तो अडीमा मिलेगा। दैट अडीमा इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ओवर द होल बॉडी सेल। फुल बॉडी में अडीमा होगा। उस अडीमा की वजह से जो है पेशेंट ओबीज, हमें ओबीज दिखेगा, उसका वेट गेन होगा। तो पेशेंट हमारे पास ये भी कंप्लेंट लेकर आ सकता है कि हमारा वेट गेन हो रहा है, अनअवेयर ऑफ दिस स्किप्ड पीरियड, इरेगुलर पीरियड, और उसके जो साइकिल है वो प्लस हो रहा है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखकर उसका पीछे का जो डायग्नोज है वो करना है कि ये पीसीओडी हो सकता है। तो अगर हमने इसको इन्वेस्टिगेट करवाना है तो इसके लिए बहुत ही इन्वेसिव टेक्निक है, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। उसमें क्लियर कट उसके जो पॉलीसिस्ट है वो बने हुए हमें नजर आते हैं। एक है, दो है, बहुत ज्यादा है, सारा उसका नंबर, उसका काउंटिंग पूरा क्लियर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड में। आइदर राइट और आइदर लेफ्ट, किसी में भी हो सकता है, दोनों ओवरीज में भी हो सकता है ये सिस्ट। तो ये डायग्नोज, इसके अलावा अगर पेशेंट का हम और डायग्नोज करवाएंगे तो इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलेगी। इसके जो हार्मोन ऐसे हैं 3 मंथ्स का HbS1 वो भी प्लस मिलेगा हमें। तो जो 3 मंथ का ग्लूकोज का जो टेस्ट है वो उसमें लेवल ज्यादा आएगा। उसके अलावा जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन है ब्लड में, उसकी मात्रा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो चारों फीमेल्स के हार्मोन है उनकी मात्रा कम होगी। और टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन है उसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमें उसका पूरा होल बॉडी का सिनेरियो देखना है कि किस तरह से हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। तो जहां तक बात रहेगी इसके कारणों की, तो मॉडर्न मेडिसिन में इसके 2 ही कारण माने गए हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक एंड सेकंड इज फॉल्टी लाइफस्टाइल। तो हम प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो फॉल्टी लाइफस्टाइल जो है पेशेंट का या हमारे आसपास आजकल जो माहौल है, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। उस फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रही है। तो जितने भी यंग गर्ल्स हैं, अर्ली एज है 14-15, बहुत ज्यादा ओबीज गर्ल्स हैं, मदर्स हमारे पास लेकर आते हैं कि ये हमारे बेटी को ओबीज है, प्लस इसके साइकिल डिस्टर्ब है, प्लस इसका जो है साइकिल जो कम आ रही है 35, और उसको डिसमेनोरिया भी होता है, पेन भी बहुत ज्यादा होता है। तो हमें यही इसका पीछे का कारण ध्यान से देखना पड़ता है। तो क्यों हो रहा है ये फॉल्टी लाइफस्टाइल? क्या है हमारा ऐसा लाइफस्टाइल जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है? तो फर्स्ट तो जो हमारा बॉडी सर्कल बना हुआ है, जितना हम खाना खाते हैं वो सारा कन्वर्ट होकर नॉर्मली वो सारा कन्वर्ट होकर जो बॉडी में कंज्यूम हो जाना चाहिए, उसको हम फिजिकली कर लें, एक्सरसाइज कर लें। लेकिन आजकल जो है यंग गर्ल्स हैं, मोबाइल है, टीवी है, सिटिंग पोस्चर ज्यादा है, फॉल्टी फूड हैबिट्स हैं। फॉल्टी फूड हैबिट्स मीन्स जितना भी प्रोसेस्ड फूड बच्चे खा रहे हैं, इजी फूड खा रहे हैं, घर का फ्रेश खाना छोड़कर बाहर का खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मैदे की चीजें, बहुत ज्यादा हैवी स्टफ्ड फूड, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड। उस पे वो जो मेयोनी, मैगीज, MSG, जितने भी तरह के, क्योंकि ये सारे स्टेल फूड है, जो उसके ऊपर प्याज लगा है, जो उसके ऊपर जितना भी सारा ऑलरेडी कट ऑफ है। मतलब है कि पहले से उसको काट करके रखी गई है। जब हम खाना खाते हैं, जो हमारा फ्रेश फूड है, इन केस अगर वो फ्रूट्स हैं तो वो उसी समय कंज्यूम कर लेने चाहिए काटने के बाद। लेकिन अगर हम उसको खाने को पकाकर खा रहे हैं, कोई ऐसी वेजिटेबल्स हैं, तो वो 6 घंटे के अंदर हमें कंज्यूम कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए पॉइजन है। विद इन 6 आवर वी शुड कंज्यूम दैट दाल और दैट रोटी, कुछ भी हम बना रहे हैं वो फ्रेश हमें खाना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं जो हैं, या अर्बन एरियाज में महिलाएं हैं, बहुत ज्यादा कारपोरेट ड्यूटीज हैं, जिनको सुबह सुबह बहुत जल्दी जाना पड़ता है, और आकर फिर वही फास्ट लाइफस्टाइल बच्चों को वही सुबह का बना हम दे रहे हैं।
तो इस सारे लाइफस्टाइल के डिस्टर्बेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इस सारा क्योंकि उसका जो पूरा बॉडी का पैटर्न है, खाने पीने का पैटर्न है, वो चेंज हो गया है। उस पैटर्न के चेंज होने की वजह से जो उसके हार्मोन्स थे वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि इसमें एक और कारण देखने को मिलता है कि हमारा जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न है वो 9 to 6 होना चाहिए, कि रात को 9 या 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 5 बजे जो है रूटीन हमारा आंख खुल जानी चाहिए। लेकिन इसमें एक और कारण देखने को मिलता है, बच्चे आजकल रात को मोबाइल, टीवी और समथिंग कोई मूवी, जिसके कारण जो लेट पैटर्न है, लेट स्लीप पैटर्न है, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। देर रात सोना, सुबह देर से उठना, इसकी वजह से जो फीमेल का अपना जो हार्मोन का साइकिल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके डिस्टर्ब होने की वजह से ओवरीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो हार्मोन्स है वो सारे उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें, अगर इसका ट्रीटमेंट हम देखें अपने आयुर्वेद में, अपने इलेक्ट्रोपैथी में, तो हमें सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइटरी चेंजेस और ये सारा लाइफस्टाइल पैटर्न भी चेंज करना होगा, तभी इसका हम अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे और इसको ठीक कर पाएंगे। तो क्योंकि इसके रीजन में यही इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ रहा है पेशेंट को, जेनेटिक भी है और लाइफस्टाइल चेंजेस, ये 3 हमने मेन इसके कारण देखे हैं। इसके अलावा जो पेशेंट है ओबीज है, बहुत ज्यादा वेट गेन हो चुका है, लेकिन वो हमारे पास जब प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि डिस्पाइट ऑफ डूइंग सम एक्सरसाइज और कुछ ऐसा हमारा शेड्यूल है जिसके कारण हमारा वेट भी लूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका लाइफस्टाइल तो वही है, खान पीन वही है, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट उसने एक्सरसाइज कर लिया, अर्ली मॉर्निंग कुछ कर लिया, उससे इतने जल्दी चेंजेस नहीं आएंगे। इफ द पेशेंट इज नॉट सीरियस अबाउट हर प्रॉब्लम, दे आर नॉट गोइंग टू क्योर इट। पेशेंट को पहले ये माइंड सेटअप करना पड़ता है कि अगर इसको, इस साइकिल को हमें ठीक करना है, तो पहले आपको अपना डेली रूटीन जो है वो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। डेली रूटीन में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो इस तरह से हम उसको पूरा जो है समझ सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो हमारे आयुर्वेद में या इलेक्ट्रोपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम उसको मॉडर्न मेडिसिन में जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमें उसको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसको हम चिकित्सा की तरफ से देखें तो इसको हम 6 स्टेप में बांट सकते हैं, जिससे कि हमारा एज ए बीइंग ए डॉक्टर जो है हमारा दायित्व पूरा होता है कि पेशेंट को किस तरह से हम एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस डिजीज से पूरी तरह से ठीक हो सके। अदरवाइज क्या है, पेशेंट मॉडर्न डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो जो वो उनको हार्मोन्स दे रहे हैं वो सारे पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, दे आर नॉट परमानेंट। वो सिर्फ पेशेंट की तसल्ली के लिए है कि आपके इस मंथ पीरियड नहीं आए, 21 डेज आपको हार्मोन दे दिए गए हैं, दैट इज एक्सोजीनस हार्मोन, जो उसके अंदर से नहीं बन रहे, वो बाहर से उसको हार्मोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 21 डेज का साइकिल है, 7 डेज उसको मिस करके 28 डेज का उसको पीरियड आ जाएंगे। तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक लगता है कि हाँ जी डॉक्टर इज डूइंग वेरी गुड, आई एम नाउ ओके, लेकिन इससे जो है उसकी प्रॉब्लम अंदर से ठीक नहीं हो रही है, उसके सिस्ट बनने बंद नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सुपरफिशियली उसका जो काम हो रहा है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट में जो हमने 6 स्टेप बताए, फर्स्ट इज से नो टू मेडिसिन। अगर पेशेंट ऑलरेडी हमारे पास डायग्नोज होकर आया है और वो मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं, तो हमें उसकी सबसे पहले वो मॉडर्न मेडिसिन बंद करवाने होंगे, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द राइट ट्रीटमेंट। सेकंड, अगर वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, कि इंसुलिन अंदर प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा पेशेंट को और ज्यादा बाहर से एंटी डायबिटिक ड्रग्स दे दिए जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, जिसमें मेटफॉर्मिन ज्यादा आ जाती है। तो वो सारे हार्मोन, वो सारी ट्रीटमेंट लेने की वजह से पेशेंट और ओबीज हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टे नो टू मॉडर्न मेडिसिन। सेकेंड इज ईटिंग राइट फूड। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जो खाना है वही हमारी चिकित्सा है, हम खाने से भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो खाने में क्या है, डेली घर का बना फ्रेश खाना खाना चाहिए, फास्ट फूड को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, पैकेज फूड, हाइड्रेट्स और जितने भी ज्यादा ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसको पिज्जाज मेयोनीज के ऊपर लगाकर दिया जाता है, ये सारे इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो
तो हमें इन सबको टोटली अवॉइड करना है। घर का खाना, फ्रेश खाना देने के लिए कहना है। थर्ड इज, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जितने भी वर्किंग लेडीज हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट। सुबह का जो नाश्ता है वो ही हमारा फुल डे बॉडी मील, उस पे हमारा फुल डे बॉडी वर्क उसी पर ही हमारा डिपेंडेंट है। तो सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए। जितना आप सुबह फ्रेश खा सकते हैं, पेशेंट को घर से एनकरेज कीजिए कि आप इसको डेली आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। तो गर्ल्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को इसलिए मिलती है कि घर से पेशेंट जो है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है। तो इसको हमें एनकरेज करना है कि हैवी ब्रेकफास्ट देना है पेशेंट को। एंड स्टॉप पैकेज फूड, उसको पैकेज फूड नहीं देना बिल्कुल भी। हमें बाहर से जो आ रहा है उसको हम उसको लंच बॉक्स में डालकर दे रहे हैं। फ्रेश फ्रूट्स दीजिए, इससे जो है हमारी समस्या जो है, हमारी मेडिसिन का लोड कम होता है और पेशेंट को जो उसके हार्मोन का साइकिल है वो अपने रिदम में आता है फ्रेश फूड खाने की वजह से। सेकंड है उसके, हाँ एक चीज हम खाने में कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली पेशेंट ओबीज है, वो देसी घी को अवॉइड करते हैं। तो हमें एनकरेज करना है पेशेंट को देसी घी के लिए। देसी घी भी C2 देसी गाय का घी, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर 1-2 चम्मच पेशेंट को देसी गाय का घी दिया जाता है तो इटसेल्फ ही पेशेंट की बहुत सारी 50% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। क्योंकि पेशेंट ओबीज है, वो देसी घी अवॉइड करता है, जबकि इसमें बॉडी में ड्राइनेस होती है। ये एक वात रोग है। ड्राइनेस होने की वजह से हमें इसको ऑयलेशन देना पड़ता है। सुबह 2 चम्मच देसी घी अर्ली मॉर्निंग, या किसी भी दाल में, सब्जी में हम उसको देसी घी एनकरेज करते हैं तो ये उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। इससे पेशेंट बहुत जल्दी क्योर होगा। इसके अलावा जितने भी फर्मेंटेड फूड्स आते हैं, जैसे इडली डोसा, साउथ में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, डेली उनका जो है खान पीन इसी तरह का है। तो ये उसको एनकरेज करने चाहिए, बजाय कि ये जो समोसा एंड ऑल दैट, इसको अवॉइड करके। तो फर्मेंटेड फूड्स में ये इडली डोसा और जो स्प्राउट्स आते हैं अर्ली मॉर्निंग नाश्ते में, उसको स्प्राउट्स देने चाहिए। चना, राजमा, इस तरह की चीजें ज्यादा अवॉइड देनी चाहिए। तो ये आ गया ईटिंग राइट फूड। थर्ड स्टेप इज एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा सेडेंटरी हो गया है। सिटिंग, घर में सिटिंग, बहुत ज्यादा काम नहीं करना, बच्चों की सिटिंग, स्टडी सिटिंग, मोबाइल की सिटिंग, टीवी देखना है तो सिटिंग। तो इससे क्या है, पूरा सिटिंग पैटर्न से भी बॉडी के जो हार्मोन है उनका एक सर्कल नहीं बन पाता है। तो उसको तोड़ने के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 20 मिनट्स डेली अर्ली मॉर्निंग हो जाए तो और भी बढ़िया। तो इसके लिए क्या है, एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, मे बी वो बैडमिंटन, कुछ रस्सी कूदना बच्चों के लिए, या लेडीज के लिए कुछ जिम करते हैं, किसी भी तरह की साइकिलिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी इज गुड फॉर दिस पीसीओडी पेशेंट। इससे उनका वेट भी कम होता है और पेशेंट पे जो पीसीओडी की प्रॉब्लम कम होती है। तो इसमें हम योगा भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेडीज को हम बटरफ्लाई पोज के लिए एनकरेज कर सकते हैं, इसके 5 मिनट सुबह अर्ली मॉर्निंग आप बटरफ्लाई पोज कर लें। तो इसके अलावा अनुलोम विलोम, ये सारी चीजें ही हेल्प करती हैं, क्योंकि ये समस्या 1-2 दिन की नहीं है, काफी सालों का पैटर्न है ये। उसको तोड़ने के लिए हमें अपना जो है रिदम में रखना पड़ेगा सबसे। फोर्थ इज क्वालिटी स्लीप। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि लेट नाइट जागना और लेट मॉर्निंग उठना, ये दोनों हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे। 9 to 6 o'clock वाला पैटर्न अपनाना पड़ेगा। मीन्स जो रात का डिनर है वो जल्दी हो जाए, 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। एंड उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जो पेशेंट को उठ के एनकरेज करना चाहिए कि अपनी एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो करे। तो उसके लिए महीने में 3-4 दिन हो सकता है ये जो पैटर्न है चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो डेली पैटर्न है, जो उसका डेली स्लीप का पैटर्न है, वो उसकी वेव है, जो कर्व है, वो सेम ही आनी चाहिए। अगर आज 9 बजे है, सॉरी आज 9 बजे है तो कल भी 9 बजे, तो इसका जो डेली का अगर पैटर्न चेंज होगा तो आप देखेंगे कि पेशेंट बहुत जल्दी ही क्योर हो रहा है। तो इस तरह से पेशेंट की क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए, पेशेंट को मोबाइल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या और लेट नाइट्स कुछ मूवीज इस तरह का अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड प्लास्टिक। पेशेंट जितना भी घर में प्लास्टिक यूज कर रहा है उसको कम से कम यूज करना चाहिए। स्पेशली जो लंच पैक्स आ रहे हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में
हम बच्चों को दे रहे हैं या खुद भी वुमेन, कॉर्पोरेट वुमेन ले जा रहे हैं, या और भी हम किसी भी फैमिली मेंबर्स को देते हैं, तो उस प्लास्टिक के कांटेक्ट में जो गरम गरम सब्जी के आने की वजह से वहां पर एक हार्मोन बनता है टर का एस्ट्रोजन। ये जो टर एस्ट्रोजन है वो एस्ट्रोजन का को ही बदल है, उसकी वजह से जो हार्मोन का पैटर्न चेंज हो जाता है। इसीलिए स्पेशली लंच बॉक्स जो है वो हमारा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील और ग्लास का होना चाहिए। नेक्स्ट इज मूनलाइट। मूनलाइट का जो हमारा चंद्रमा का, जैसे हम कहते हैं 28 डे साइकिल है, वैसे ही फीमेल का 28 डे साइकिल है। तो ये दोनों कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स ना ही ये कोई मिथ है। आयुर्वेद टेक्स्ट में बहुत क्लियर कट लिखा गया है कि जो मून का 28 डे साइकिल है, फीमेल के 28 डे साइकिल से रिदम में चलता है। तो अगर पेशेंट रात को आधा घंटा 20 मिनट मून लाइट में रहता है, तो उसके जो हार्मोन का पैटर्न है वो मून के पैटर्न से सिमिलर होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मून लाइट में रहना, थोड़ा वॉक करना जरूरी है। तो इसके लिए आप मून लाइट वाटर भी चार्ज कर सकते हैं, ग्लास की बोतल में थोड़ा पानी रख दीजिए रात को, तो मून से वो चार्ज हो जाएगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको वो पानी पीने के लिए एनकरेज करना है। तो इससे उसका जो हार्मोन का पैटर्न है वो मून के 28 डे साइकिल के रिदम में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज, इस तरह के जो हम अगर चेंजेस कर लेंगे, इसके अलावा क्योंकि अगर पेशेंट तो स्टार्टिंग में है, इसकी स्टार्टिंग में है, ये सारा करने के बाद हम उसको आयुर्वेदिक और इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन देंगे, तो पेशेंट डेफिनेटली बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड विद इन पेशेंट को हमें थोड़ा माइंड सेटअप करना पड़ेगा, विद इन 3 और 6 मंथ उसकी पीसीओडी जड़ से ठीक हो जाएगी। जबकि मॉडर्न मेडिसिन में वो हार्मोन्स लेता रहेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा और वो पेशेंट बिल्कुल क्योर नहीं हो पाएगा। तो हमें इस तरह आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमने कुछ तैयार की हैं, इसमें अशोका आता है, फेमिक्योर सिरप है हमारा। तो मैं आपको पेटेंट इसका थोड़ा बता देती हूँ। जैसे अगर उसकी सिस्ट बन रही है, सिस्ट एक तरह से पानी की गांठ है, इसके लिए हमारे इलेक्ट्रोपैथी में हम प्यूमोलेक्स दे सकते हैं। मेंसेस कम आने की वजह से हम प्यूबोवेल ड्रॉप्स दे सकते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। विद इन 15 डेज पेशेंट को हमें विजिबल वेट रिडक्शन और मेंसेस जो स्किप है वो हमें उसके साइकिल को नॉर्मल रिदम देखने को मिलता है। अभी मैं आपसे और शेयर करती हूँ, डॉक्टर साहब भी थोड़ा आपसे इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। यस डॉक्टर साहब, प्लीज आप डिस्कस कीजिए थोड़ा। थैंक यू डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा। डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत डिटेल में बताया सारी बातों को, और बड़े अच्छे से विस्तारपूर्ण तरीके से बताया है कि कैसे पीसीओडी जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कैसे आता है, क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, पेशेंट हमारे पास क्या कंप्लेंट लेके आता है और पीछे उसका कारण क्या रहता है। क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता, वो यूजुअली ओबेसिटी या कुछ और ऐसी कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, एक्ने की कॉम्प्लिकेशन लेके आता है प्यूबर्टी की एज पे, जबकि उसका पीछे रीज़न जो है वो पीसीओडी चल रहा होता है। इन हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आफ्टर मैरिज फिर कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो जब तक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता, तब तक ये सब चीज़ें जो हैं रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट में हमारे पास इलेक्ट्रोहोमियो में बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है पीसीओडी का, क्योंकि हमारे पास सबसे प्राइम रेमेडीज जो इसमें है वो है C1 और C5। C1 और C5 बहुत इफेक्टिव है किसी भी प्रकार की फीमेल डिजीजेज में, स्पेसिफिकली पीसीओडी में भी। हमें सेकंड और थर्ड डिल्यूशन में इसका स्टार्ट करना है पेशेंट को। और अगर किसी तरह की पस फॉर्मेशन है, डिसे है या गैंग्रीन की कोई ऐसी किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और C4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में अगर एक्ने आ रहा है तो S3 और C3 का इस्तेमाल जो है वो बहुत इफेक्टिव रहता है पीसीओडी को ट्रीट करने में भी, क्योंकि अगर सिम्टम में स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है तो S3 और C3 भी पीसीओडी को रिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ हमें S1 का इस्तेमाल खाने के साथ, S10 का खाने के बाद और A3 का खाने के दौरान पेशेंट को करवाना है। C5 और वाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्रेस हमें ओवेरियन रीजन के ऊपर और यूट्रिन रीजन के ऊपर देना है। अगर ब्लीडिंग किसी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो C5 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का कंप्रेस दे सकते हैं। यूजुअली C5 और वाइट इलेक्ट्रिसिटी का जो कंप्रेस है ये बहुत ही इफेक्टिव है इसमें जो है। S10 को भी खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। A2 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के दौरान A3 की जगह पे अगर कुछ ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं तो। इसके अलावा जो हमारे पास पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर बीना खेतान है कलकत्ता में, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं।
पिछले दिनों उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो पीसीओडी के पेशेंट्स बड़े अच्छे से क्योर कर पा रही हैं हमारे प्यूबोवेल ड्रॉप्स, ट्यूमोलेक्स और कैंसरेक्स के इस्तेमाल से। वो कहती है कि पेशेंट बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, पीरियड्स भी अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, खुल के आने शुरू हो जाते हैं, और किसी प्रकार की सिस्ट होती हैं वो भी विदिन 3 to 4 मंथ रिजॉल्व हो जाती हैं। तो और भी बहुत से लोगों ने हमारे यहाँ पे भी जो प्रैक्टिशनर है उन्होंने हमें बताया है कि वो ट्यूमोलेक्स और प्यूबोवेल के इस्तेमाल से सिस्ट वगैरह को काफ़ी उन्होंने रिजॉल्व होते देखा है। तो आपके साथ भी मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि प्यूबोवेल ड्रॉप्स जो है, अगर आपको मेंसेस कम आ रहे हैं, मतलब फीमेल्स में मेंसेस कम आ रहे हैं प्यूबर्टी पे, तो उसको आप प्यूबोवेल ड्रॉप्स के साथ ट्यूमोलेक्स और कैंसर दीजिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन में। और अगर किसी को हैवी मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है तो ईवे ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हमने एक नारी बीटा करके प्रोडक्ट बनाया है, उसका इस्तेमाल जो है नारी बीटा का आप कर सकते हैं। नारी बीटा हार्मोनल इम्बैलेंस को क्योर करता है। इसका आप प्यूबर्टी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एट मीनोपॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब प्यूबर्टी होती है, लड़कियों में मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं, उस समय जो प्रॉब्लम्स हार्मोन की आती है उसको ये क्योर करने में हेल्प करता है। और मीनोपॉज पे भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे किसी तरह का हॉट फ्लशेज हैं या ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। इसके साथ गाइनिएट और फेमिको सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टाइम बिल्कुल खत्म होने पे है, हम ज़्यादा डिस्कस आज नहीं कर पाएंगे। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ डॉक्टर प्रिंसी अरोड़ा का कि उन्होंने